गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टॉप 10 क्लास 12th का है, फिजिक्स का। ये क्वेश्चन है 1 नंबर में, एक स्टेट कूलाम बराबर होता है डॉट डॉट कूलाम। एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है? बहुत को याद होगा कि एक कूलाम होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम या ESU। स्टेट कूलाम या ESU इस प्रकार से लोग याद रखता है कि एक कूलाम 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। लेकिन एग्जाम में आपको सीधा पूछता नहीं है। अगर आपको पूछेगा एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम होगा तो हम लिख देंगे 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम, या ऑप्शन में रहेगा तो 3 गुना 10 का पावर 9 स्टेट कूलाम मार देंगे। लेकिन अगर उल्टा पूछ देगा कि एक स्टेट कूलाम या एक ESU कितना कूलाम होता है, तो एक ESU या स्टेट कूलाम वो आपको हो जाएगा। देखिए एक एकांक निकाल रहे हैं तो ये देखिए इधर जो है आपको जो मटेरियल वो इधर आपको क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इधर आपको गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। डेट इज हम क्या लिखेंगे 1/3 गुना 10 का पावर 9 कूलाम। अब देखिए इसको जो हम ऊपर करके लिख सकते हैं, इसको ऊपर करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/3 गुना में 10 के पावर +9 है, ऊपर गया तो -9 कूलाम। यानी एक स्टेट कूलाम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक स्टेट कूलाम जो है वो आपको होता है 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलाम। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर आपको ऐसा पूछेगा एक स्टेट कूलाम कितना होता है तो लिख देंगे हम 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलाम। या अगर पूछेगा एक कूलाम कितना होता है तो लिख देंगे 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन फाड़ू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक वयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5, यानी लेंस जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक जो है वो है 1.5। यानी ये लेंस देख रहे हैं और इसका अपवर्तनांक दोस्तों म्यू का मान जो है वो है 1.5। अपवर्तनांक का दोस्तों मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। और वो पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जो लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या। यहाँ वो बच्चा फंस जाता है, यहीं पर फंसता है, सवाल बनाने में घोलट जाता है। प्रत्येक तल, लेंस में कई गो तल है, 2 गो। एक ये पहला तल हुआ और इस साइड वाला दूसरा तल हुआ। पहला तल का वक्रता त्रिज्या इधर होगा, ये कहलाएगा R1, और दूसरा का वक्रता त्रिज्या इधर होगा, वो कहलाएगा R2। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है, इसका मतलब है R1 भी 20 cm है और R2 भी 20 cm है। दोस्तों ये कहलाता है लेफ्ट हैंड और ये कहलाता है राइट हैंड। लेंस के सामने की दूरी जो भी होगी वो ऋणात्मक होगी और ये दूरी जो होगा वो धनात्मक होगी। तो ये इस कारण से R1 जो होगा, दोनों तो वक्रता त्रिज्या 20 cm ही है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। यानी R1 भी 20, R2 भी 20, R1 भी 20 cm। ये धनात्मक होगा क्योंकि राइट साइड है, लेंस के पीछे है, लेंस के पीछे धनात्मक, लेंस के आगे ऋणात्मक। R2 हो जाएगा -12 cm। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, ये द्विउत्तल लेंस है, -20 cm। सॉरी कंफ्यूजन, 20 cm था, इधर 20 cm प्लस में, इधर 20 cm माइनस में। ठीक है, और लेंस जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक है म्यू बराबर 1.5। ये आपको लेंस का जो जुगाड़ दिया हुआ था वो हम लिख दिए। अब आप आइए कि हमको निकालना क्या था, लेंस की क्षमता यानी P, और P का सूत्र होता है, अगर सेंटीमीटर में फोकस रहेगा तो 100/F
डायऑप्टर। 100/f डायऑप्टर ये क्षमता होता है। यानी हमको f निकालना है, f मतलब फोकस दूरी निकालना है, और फोकस दूरी निकालने के लिए हमको लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों लेंस मेकर फॉर्मूला हम आपको वीडियो बना के दे चुके हैं, वो जाकर देखिए, वो एग्जाम में आता भी है, उसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और इसको समझने के लिए हम यही कहेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो बोलिएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है दोस्तों वो है 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 घटा 1/r2। ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ भी है, और लॉन्ग में जनरली ये आता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसे जरूर थ्योरी को दिमाग में रखिएगा। इसका वीडियो हम दे चुके हैं। अब देखिए 1/f बराबर म्यू का मान है 1.5, बिठा दीजिए 1.5, घाटा में 1 इंटू 1/r1 कितना, तो 20 cm, घटा में r2 कितना, तो -20 cm। इस प्रकार से अब जो है इसका हम द इंड कर रहे हैं। कैसे, तो देखिए कैसे ये होगा। इसको आप मिटा देते, इसका तो कोई काम अब नहीं रहा, ये चित्र आप बना चुके थे पहले ही। अब देखिए 1/f बराबर 1.5 में जब हम 1 घटा देंगे तो वो आएगा 0.5, 1/20, अब माइनस को माइनस से गुना कीजिए, आएगा प्लस, यानी 1/20। दोस्तों आराम से दिल थाम के समझिए, दशमलव उड़ाइए और बटे में हो जाएगा 10। भूसगोलवा मेथड से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। 5/10, 20 और 20 का लघुत्तम हो गया 20, ऊपर दोनों जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 1। अब देखिए 5 दूनी 10, यानी दोस्तों 1/f बराबर 1 1 2/2 गुना 20, ये क्रॉस ये और ये कट गया, 1/20 हुआ, 1/f हुआ 1/20, इसलिए f हो जाएगा आपको 20 cm। सेंटीमीटर में था दोस्तों, तो f हो गया 20 cm, यानी फोकस दूरी हमको निकल चुका दोस्तों। लेकिन फाइंड करना है हमको क्षमता, एंड आप जानते हैं P बराबर, आपको सूत्र हम लिखाए थे 100/f डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर या मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स नहीं, मीटर पावर -1, सॉरी मीटर पावर -1। अब देखो 100/f का मान कितना, 20, 100 में 20 से भागा दीजिएगा तो आएगा कितना, 5 डायोप्टर। तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा, आसानी से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना। ये डायग्राम बना हुआ है, हमको ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना है। बहुत क्लिष्ट टाइप में लगता होगा, आवारागर्दी टाइप में। हमको दोस्तों ऊपर से बम गिरा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर से बम इसलिए गिराना है कि हमको ए से हम मोटरसाइकिल चला कर भी पाना चाहते हैं। रास्ता है हमारे पास 2 ठो, ये डायरेक्ट रास्ता नहीं है बनल, चाप है, इसमें पानी लगल है। ए से अगर हम बी पर आना चाहते हैं तो आपको 2 गो रास्ता है। एक रास्ता इस प्रकार से आइएगा, एक रास्ता आपको इस प्रकार से आइएगा, यानी ए से बी जाने के 2 रास्ता है। जब ये 2 रास्ता है, इसका मतलब है कि इसका जो कहानी है, यहाँ और यहाँ हम 2 गो ब्रेकर लगा दिए। एक ब्रेकर से आपको ये रास्ता हो गया, फूट गया इधर, एक रास्ता इधर हो गया। तो इस रास्ता में आपको जो है दो गो धारिता, ये धारिता का सिंबल है, इस प्रकार जो है इन्हें समझिएगा हम काट दिए हैं। ये विद्युत संधारित्र की धारिता का सिंबल है, ये जो है सिंबल बना हुआ है। ये 4 माइक्रोफेराड है और ये 4 माइक्रोफेराड। अब यहाँ से यहाँ जाने के कितने रास्ता, 2 रास्ता। एक रास्ता में ये दोनों श्रेणी क्रम में आता है और एक रास्ता में ये अकेला बच्चा है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आता है, और श्रेणी क्रम का सूत्र 2 ठो जब श्रेणी क्रम में होता है उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है। वैसे तो सूत्र होता है श्रेणी क्रम में 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। कुछ बच्चा के लिए स्पेशल हम देते हैं जुगाड़, अगर 2 ठो धारिता को जोड़िएगा तो CS का फॉर्मूला लिखिएगा C1 गुना C2 और बटे में C1 प्लस C2।
ये अगर दिमाग में रहेगा तो बहुत आगे बढ़िएगा, नहीं दिमाग में रहेगा तो जहाँ पर है वहीं रहिएगा। ठीक है, CS का फॉर्मूला C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2। अब आपके पास ये मानिए C1, ये मानिए C2। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये आपको दोनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। CS बराबर, देखिए आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, CS बराबर C1 इसको मान लिए और C2 इसको मान लिए, तो क्या कहानी होगा बोलिए? 4 माइक्रोफेराड गुना 4 माइक्रोफेराड, अब बटे में 4 जोड़ 4 यानी 8 माइक्रोफेराड। अरे C1 गुना C2 तो 4 माइक्रोफेराड गुना 4 माइक्रोफेराड, अब बटे में C1 प्लस C2 तो 4 माइक्रोफेराड प्लस 4, तो 4 और 4 जोड़ने पर हुआ 8 माइक्रोफेराड। अब इसको देखिए 4 दूनी 8 हम काट दिए, माइक्रोफेराड भी कटिए गया। इसको भी काट सकते हैं, इसको 2 दूनी 4 यानी CS हो गया आपको 2 माइक्रोफेराड। यानी 4 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड दोनों अगर श्रेणी क्रम में है तो उसे जोड़ने पर क्या रिजल्ट आया? 2 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों जुड़ने के बाद जो है दोस्तों एक चित्र नया बनेगा, और वो चित्र कैसा बनेगा वो चित्र भी आप बना लीजिएगा तो बहुत सुंदर रहेगा, समझने में आप लोग को बहुत बढ़िया फायदेमंद होगा। वो चित्र आपका इस प्रकार से बन जाएगा, यानी 4 और 4 जुड़ने के बाद बना क्या? 2 माइक्रोफेराड। ये बन गया आपको 2 माइक्रोफेराड। समझ में आया बात? इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से, टनाटन लिखिए, वीडियो रोक करके लिखते जाइए आराम से। तो अब 4 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड जोड़ने पाया 2 माइक्रोफेराड। अब ये 2 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड, देखो 2 और 2 दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है CP बराबर C1 प्लस में C2। CP बराबर P फॉर पैरेलल, S फॉर सीरीज। CP का सूत्र क्या होता है? C1 प्लस C2, यानी ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा किसमें? आपको रिजल्टेंट, आपको इसका धारिता निकल जाएगा। ठीक है, तो CP बराबर क्या आ गया बोलिए? C1 ये हुआ और C2 ये हुआ, तो 2 और 2 किस में? समांतर क्रम में, तो कितना हो गया? 2 और 2 4 माइक्रोफेराड। आसानी से बन गया, ये दोनों जुट के क्या बन गया? 4 माइक्रोफेराड। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम का सूत्र होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जेट हो रहेगा उतना कीजिएगा, सीधा सीधी जोड़ देना है। तो CP बराबर हो गया 30 प्लस 30, जोड़ने में क्या बन गया? 4 माइक्रोफेराड। यानी अब जो चित्र बनाइएगा वो चित्र बनेगा, एक ठो ई मोड़ हटा दीजिए, ये 2 बन जाएगा अब क्या? 4 माइक्रोफेराड। समझ में आया बात? क्यों बन गया? क्योंकि दोनों समांतर क्रम में था, तो 2 और 2 मिलकर क्या बन गया? 4 माइक्रोफेराड। अब बताइए A से B जाने के कई गो रास्ता? 3 गो रास्ता। 3 गो रास्ता, एक रास्ता सीधा सीधी। अब 3 गो रास्ता कहाँ से आया? एक ही रास्ता ना है, सब मोड़ सब तो मिल गया, खत्म हो गया, नहीं हो गया? तो अब एक रास्ता है, एक ही रास्ता में तीनों आया है, एक ही रास्ता में तीनों आया है, तो तीनों आया है तो ये तीनों कौन चीज में आ गया? श्रेणी क्रम में। तो A से B जाने के है एक रास्ता, एक ही रास्ता में ये तीनों आया, इसलिए ये तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का सूत्र आप लोग जानते हैं, 1/C। किसके किसके बीच निकाल रहे हैं? तो A और B के बीच, यहाँ AB लिख दीजिए, 1/CAB बराबर 1/C1 मतलब 4 माइक्रोफेराड प्लस 1/C2 यानी 4 माइक्रोफेराड प्लस 1/C3 ये 1/4 माइक्रोफेराड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब सॉल्व कैसे होगा, इसको मिटा देते हैं। 1/CAB बराबर इस तीनों का लघुत्तम तो सेम ही होगा, 4 माइक्रोफेराड लघुत्तम हुआ। वाह, जब तीनों नीचे सेम है तो ऊपर को आसानी से जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ये जोड़ने पर क्या आया? 3/4 माइक्रोफेराड। अब ये भी पलट दीजिए और ये भी पलट दीजिए, तो CAB बराबर हो गया 4/3 माइक्रोफेराड। एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर धारिता समान है, अगर n धारिता, यदि अगर n धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तथा
प्रत्येक का मान C है तो परिणामी धारिता होगा, परिणामी धारिता जो होगा वो हो जाएगा आपको C/n। ये रूल लिख लीजिएगा कि अगर n धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक का मान C है यानी सब समान है तो परिणामी धारिता हो जाएगा C/n। C/n जय बार जोड़ेंगे उतना भागा देंगे। अगर अब इसी में कहते हैं 5 माइक्रोफेराड है, 5 माइक्रोफेराड का 4 गो धारिता हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 5 माइक्रोफेराड का 4 धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका परिणामी धारिता क्या हो जाएगा, तो 4 से भागा दीजिए, 5/4 माइक्रोफेराड। 5 माइक्रोफेराड है, 5 माइक्रोफेराड का धारिता है, उसको 10 ठो को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 10 से भागा देंगे, परिणामी धारिता क्या होगा 5 माइक्रोफेराड बटे में 10 यानी 1/2 माइक्रोफेराड, या इसको हम 0.5 माइक्रोफेराड भी लिख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम का क्या रूल हो गया दोस्तों कि अगर n धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक का मान समान है या C है, जो भी कहो, प्रत्येक का मान समान है या C है तो परिणामी धारिता होगा C/n। अगर समान नहीं होगा तो सूत्र तो जानबे करते ऐसे ही है, अगर समान ना है असमान है कैसे, तो 1/CS बराबर क्या तब जोड़ेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जय बार जोड़ना आता है बात जोड़िए, समझे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, समान है तो C/n, असमान है तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस जितना जोड़ना है उतना जोड़िए, समझे। अगर यही बात श्रेणी क्रम के लिए है तो ऐसा C/n, समांतर क्रम के लिए अगर रहेगा तो गुना हो जाता है। ये बात भी लिख लीजिए नॉलेज के लिए। अगर n धारिता, यहां लिख देते हैं C, अगर n धारिता C पर प्रत्येक समांतर क्रम में है, प्रत्येक समांतर क्रम में है तो परिणामी धारिता जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको NC। मतलब जितना बार जोड़ेंगे उतना गुना हो जाएगा। जैसे अब यहां पर आपको रिजल्ट देते हैं, 2 माइक्रोफेराड का धारिता है 10 ठो, कै ठो है 10 ठो, 2 माइक्रोफेराड का धारिता कै गो है 10 ठो, सब को किस में जोड़ रहे हैं तो समांतर क्रम में। 2 माइक्रोफेराड का धारिता कै गो है 10 ठो, सबको जोड़ रहे हैं किस में समांतर क्रम में, तो परिणामी धारिता क्या होगा तो 10 दूनी 20 माइक्रोफेराड, समझे कितना इजी है। 25 गो धारिता है, 25 गो धारिता, अब प्रत्येक का मान जो है 4 माइक्रोफेराड है, कितना है 4 माइक्रोफेराड, तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगा तो 25 चौके 100। आसानी से आप लोग क्विकली बना सकते हैं, समझ में आया बात। अब अगर मान लीजिए इसको हम चित्र से बनाए, चित्र से, तो याद रखिएगा समांतर क्रम के लिए NC, श्रेणी क्रम के लिए C/n, लेकिन सब समान रहे तभी ये यूज करना है, समान नहीं रहेगा तो जो सूत्र आपको पहले लिखाए हैं वो यूज करना है, ठीक है। देखिए अगला एक ठो हम देखिए डायग्राम बना देते हैं और वो डायग्राम पर आप लोग जो है उसको यूज करना है। ये 3 सवाल दिया हुआ है, सब में हमको A और B के बीच तुल्य धारिता निकालना है। पहला सवाल देखिए, 8 माइक्रोफेराड यहाँ है और 8 माइक्रोफेराड यहाँ है, दोनों कौन चीज में है समांतर क्रम में है और दोनों समान है, समांतर क्रम में भी है और दोनों समान है। तो समान है और समांतर क्रम में है तो आप लोग को रूल बताए हैं, समान है और समांतर क्रम में है तो CP बराबर होता है N गुना C। CP बराबर क्या होता है N गुना C। तो N कै बार हम जोड़े हैं तो 2 बार जोड़े हैं, तो 2 गुना धारिता कितना है तो 8, 8 दूनी 16 माइक्रोफेराड। देखिए बन गया सवाल, कितना हल्का था, ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं। समांतर क्रम में है तो बस कैसे कर देना है, कै बार जोड़े हैं तो 2 बार जोड़े हैं, तो 2 गुना कौन कौन है धारिता तो 8,
तो 8 दे दीजिए, गुना कर दीजिए, 8 माइक्रोफेराड। 8 को 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 माइक्रोफेराड। सॉल्व हो गया, ये मिटा दें इसको। अच्छा, यानी ये सवाल जो है सॉल्यूशन हो गया। मिटाते जाते हैं अब धीरे धीरे। अब कहानी आया यहाँ पर ए और बी के बीच, इसमें भी तुल्यधारिता निकालना है। आइए देखो, 3 3 3 सब समान है, समान है और श्रेणी क्रम में है, समान है और श्रेणी क्रम में है। तो समान है और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? सी बाय एन। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है समान है, तो सी एस बराबर होगा सी बाय एन। सी कितना है बोलो? 3 माइक्रोफेराड। कै बार जोड़े हैं? तो 3 बार जोड़े हैं, तो 3 में 3 से भागा दीजिए, 1 माइक्रोफेराड। बस ये भी बन गया। ठीक है, मिटा देते हैं इसको भी, ये भी कल्याण भवा हो गया। मिटाते हैं। चलिए अगला सवाल ये, आइए पहले समांतर क्रम को सॉल्व कर दीजिए। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो इसको सॉल्व करेंगे। दोनों समान है कि नहीं है? समान है, तो समांतर क्रम का क्या होगा? सीपी बराबर सी बाय एन की एन सी, एन सी। तो एन कितना दोस्तों? एन है 2, 1 और 1 2 है ना, 2। सी कितना है? तो 4, 4 दूनी 8 माइक्रोफेराड। यानी ये दोनों समांतर क्रम में सोल्व होने पर क्या बन गया? 8 माइक्रोफेराड। तो ये इसको हम मिटा देते हैं और एक नया डायग्राम बन गया आपको, कौन? 8 माइक्रोफेराड का बन गया। अब ये और ये और ये क्या तीनों समान है? नहीं है। तो समान नहीं है तो क्या हम समान वाला सूत्र लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो आप इसके लिए आपको कौन सा सूत्र लगाएंगे? श्रेणी क्रम में है कि नहीं है ये बताओ। है, एक ही रास्ता में है तो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो अब देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 बाय किसके किसके बीच लगा मान निकाल रहे? ए बी के बीच। 1 बाय सी ए बी बराबर 1 बाय सी 1 मतलब 2 माइक्रोफेराड, प्लस 1 बाय सी 2 8 माइक्रोफेराड, प्लस 1 बाय सी 3 2 माइक्रोफेराड। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा सॉल्व करके बताइए? इसका लघुत्तम हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड, 2 चौके 8 4 1 और 2 चौके 8 1 बाय सी ए बी बराबर 1 बाय सी ए बी बराबर 4 4 8 1 9/8 माइक्रोफेराड। अब ये अगर हम पलटी मारेंगे तो ये भी पलटी मारेगा, तो सी ए बी क्या हो गया बोलो? 8/9 माइक्रोफेराड। लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर, थोरियम 90-230। 90 जो है वो परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु संख्या क्या है? 90 है। और 230 जो है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो वो आपको है 230। दोस्तों आप लोग महान विद्वान हैं, ये बात जानते होंगे कि परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होगा और प्रोटॉन की संख्या भी यही होगा। परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही प्रोटॉन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान से समझिएगा। जितना नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या। नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। कन्फर्म? अब लेकिन हमको निकालना तो है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान की संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिए, या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दीजिए, या प्रोटॉन संख्या, एक के बात है। द्रव्यमान संख्या में हम परमाणु संख्या घटाएं या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाएं या प्रोटॉन की संख्या घटाएं, एक ही बात है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन, एन की संख्या, न्यूट्रॉन का सिंबल एन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या कितना है? 230। द्रव्यमान संख्या कितना है? अब परमाणु संख्या कितना है? तो 90।
230 में 90 घटाएंगे तो उम्मीद है 140 ही आएगा। 230 में 90 घटाइए 140 आएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 140। तो दिमाग में रहेगा जितना परमाणु संख्या होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, उतने प्रोटॉन होता है। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला कहते हैं, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या होता है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही कारगर क्वेश्चन है, जरूर काम देगा आपको। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट किया जाता है और विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। विद्युतशीलता को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से, और चुंबकशीलता को डिनोट करते हैं म्यू से। तो एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू जो है वह होता है। देखो दोस्तों, पदार्थ को जो है उसके गुण के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। पहला है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और तीसरा है अनुचुंबकीय, 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 अनुचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए सबका अपना अपना गुण है। लोह चुंबकीय पदार्थ का यह गुण है कि अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो आसानी से आप लोग को ब्रेन में बैठेगा, आसानी से एग्जाम हॉल में भी आप लिख दीजिएगा, और नहीं तो बस टीडी फट करते रहिएगा। लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक इसको खींचेगा अपना ओर। जैसे लोहा हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, जिसको अपना ओर खींचता है वह कहलाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। जिसे अपना ओर नहीं खींचता है, विपरीत खींचता है, यानी प्रतिकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जिसे मामूली रूप से खींचता है, मामूली मतलब हल्का फल्का आकर्षण हुआ, तो उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। डिफिनेशन दिमाग में रहेगा कि जिसको खूब आकर्षण करेगा वो क्या कहलाएगा? लोह चुंबकीय पदार्थ। जिसे प्रतिकर्षित करेगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और जिसे मामूली रूप से आकर्षित करेगा वो कहलाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अरे कंडीशन तो यही ना हो सकता है, चाहे तो स्ट्रांग रूप से खींचे, मजबूत रूप से खींचे, या तो कमजोर रूप से खींचे, या तो नहीं खींचे, यही ना हो सकता है। तो यहां पर जब खींचा तो उसका चुंबकशीलता जो होता है बहुत जगह आपको दिया रहेगा म्यू वेरी ग्रेटर 1, म्यू वेरी ग्रेटर 1, या इसको लिख सकते हैं म्यू ग्रेटर 1। अब ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ये टिक मारिएगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा ये टिक मारिएगा, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन, ये दिमाग में नहीं रखिएगा। कभी कभी ऐसा दे देगा और कभी कभी ऐसा दे देगा, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक मार दीजिए। म्यू वेरी ग्रेटर 1 या म्यू ग्रेटर 1, ये दो में कौन रहेगा तो मार देना है टिक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो होता है इसका उल्टा होता है, ये अगर ग्रेटर होता है तो ये क्या होगा? लेस होगा, म्यू लेस 1, चुंबकशीलता इसमें 1 से कम होगा। और अनुचुंबकीय पदार्थ में म्यू जो होता है, आप देखो ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये बराबर होगा, है? बड़ा है छोटा है तो बीच वाला क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया बात? इसका जो है प्रतिचुंबक लोह चुंबकीय का क्या होता है? म्यू वेरी ग्रेटर 1 या म्यू ग्रेटर 1, इसका म्यू लेस 1, और इसका क्या होता है? म्यू इक्वल 1। ये तीनों लिख लीजिए, एग्जाम में आपको गारंटी आएगा। देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए गर्दा क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा वैसा धारा होता है जो समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है। इस प्रकार से ग्राफ उसका होता है प्रत्यावर्ती धारा का। दिष्ट धारा का जो होता है ग्राफ जो समय के साथ नहीं बदलता है, एक सरल रेखा में जाता है, उसका वोल्टेज फिक्स रहता है, उसके वोल्टेज को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, और इसके वोल्टेज को बढ़ाया घटाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग ट्रांसफार्मर से प्राप्त करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है, ठीक है। और डिस्ट जो बैटरी से हम लेते हैं वो डिस्ट धारा होता है। बैटरी सब इन्वर्टर से ना, बैटरी से डायरेक्ट चुट्टा लगा करके गाना बजाते हैं स्पीकर में, समझ में आया बात ना?
चुट्टा लगा करके डायरेक्ट, डीसी पंखा भी देखे होंगे आप लोग, तो वो कहलाता है डिस्ट धारा, जो डायरेक्ट करंट लिया जाता है। और प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है वो ट्रांसफार्मर यूज होता है, उच्च वोल्टेज को निम्न धारा में बदलता है, ठीक है, निम्न वोल्टेज को उच्च धारा में बदलता है। तो इस प्रकार से कहानी उसमें कहानी होते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज दिया, शिखर वोल्टेज मतलब है इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं है इसमें। कितना है शिखर वोल्टेज? 440 वोल्ट। शिखर वोल्टेज मतलब क्या हुआ, इससे ज़्यादा वोल्टेज प्रवाहित नहीं हो रहा है। कितना वोल्टेज है? 440 वोल्ट। और शिखर वोल्टेज को डिनोट क्या, देखो वोल्टेज को डिनोट कहता है V से, और शिखर वोल्टेज है तो डिनोट कहता है V नोट से, V0 जिसे कहते हैं V नोट से। और शिखर वोल्टेज कितना है दोस्तों? 440 वोल्ट। 440 वोल्ट शिखर वोल्टेज। यही अगर कहेगा शिखर धारा, तो धारा का डिनोट करते हैं I से, और शिखर धारा रहेगा तो I नोट है। अगर कहेगा शिखर विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को कैपिटल E या स्मॉल E से सूचित करते हैं। और शिखर विद्युत वाहक बल कहेगा तो E0 या E नोट, जो कहो, समझे। इस प्रकार से शिखर का बात जहां रहे, पानपुरिया वाला शिखर नहीं समझना। शिखर मतलब पीक वैल्यू, मतलब ऊंचा, सबसे हाईएस्ट मान, ठीक है। तो शिखर वोल्टेज कितना है? 440 वोल्ट। इसका आभासी वोल्टेज, अब यहां बच्चा कंफ्यूजन फंस जाता है, सर आभासी वोल्टेज क्या होता है? रे गधा, आभासी वोल्टेज हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर को, वर्गमाद मूल वोल्टेज, वर्गमाद मूल वोल्टेज को ही हम लोग आभासी वोल्टेज कहते हैं। वर्गमाद मूल वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर, RMS, VRMS को ही हम लोग आभासी वोल्टेज कहते हैं। और इसका सूत्र होता है V नोट बटे रूट 2, V नोट बटे रूट 2। V नोट का मान है कितना? तो V नोट का मान है 440 बटे में रूट 2, ठीक है। अगर आप नहीं जानते काटते तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 440 रूट 2 बटा रूट 2 को रूट 2 से गुना कीजिए तो रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2, 2 गुना 2 4 हुआ ना, और रूट 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2। अब इसको काटिए तो हो जाएगा 220 रूट 2। तो 220 रूट 2 वोल्ट हो गया, वोल्टेज है तो 220 रूट 2 वोल्टेज हो गया। आभासी वोल्टेज मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, यानी वर्गमाद मूल वोल्टेज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V नोट बाय रूट 2, V नोट बाय रूट 2 लिख लीजिए। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता है 12 डायोप्टर। आवर्धक ग्लास किस में लगता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में लगता है। पहले ये समझिए, आवर्धक ग्लास किस में लगता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में लगता है। ये कन्फर्म रहना चाहिए। एक ही लेंस उसमें लगता है, उत्तल लेंस जो रहता है उसमें एक ही उत्तल लेंस लगता है, समझे बात नहीं? किस में लगता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में। और सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धक क्षमता यानी कैपिटल M का फॉर्मूला होता है 1 + D बटे F। 1 + D बटे F होता है आवर्धक क्षमता का फॉर्मूला, समझे बात। D जो होता है वो होता है 25 cm, इसे हम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। F जो है वो है फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। तो अब दोस्तों यहां पर देखिए, फोकस दूरी तो हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है लेंस की क्षमता। लेंस जो सरल सूक्ष्मदर्शी में लगता है उसका क्षमता दिया हुआ है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस लगता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगता है, समझे बात। खगोलीय दूरबीन में भी 2 लेंस लगता है। तो यहाँ पर जो है आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता है 12 डायोप्टर, इसका मतलब है अपना सेंस लगाना है कि एक लेंस का बात हो रहा है तो कौन सा वो यंत्र होगा। तो वो यंत्र होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, और उसका आवर्धक क्षमता होता है M = 1 + D बटे F। अब यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारे पास लेंस की क्षमता, और कितना है? ग्लास का, जो ग्लास मतलब क्या, कांच का ही ना बनता है लेंस रे, उसका क्षमता P दिया है कितना? 12 डायोप्टर। अब इसको हम फोकस में चेंज कर लेते हैं, और हम जानते हैं F बराबर होता है, यहाँ सेंटीमीटर में है 25, इसलिए हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। F बराबर होता है 100 बटे P। 100 बटे P का मान कितना था? 12। 100 बटे 12। अब काट खूट करने के लिए आराम से स्पेशल काम करेंगे। F हो गया 100 बटे 12 cm। इतना हम हड़बड़ी में नहीं है इसको काटेंगे, समझे बात नहीं।
F बराबर हो गया 100 बटा P का मान क्या था 12 डायोप्टर, तो 12 बिठा दिए तो इतना सेंटीमीटर में हो गया, ये P F निकल गया, इसको लिख लिए। अब जो है इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन को पहले साफ करते हैं, क्वेश्चन को साफ कर दिए। अब हमको निकालना है M, इसलिए M बराबर हो जाएगा 1 प्लस D का मान कितना तो 25, अब बटे F का मान कितना तो 100 बटे 12, 100 बटे 12, ये 12 पलटी मारेगा तो 1 जोड़ 25 गुना 12 बटे में 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो 1 जोड़ 3 यानी 4। ये आवर्धन क्षमता हुआ, यंत्र का आवर्धन क्षमता, उसका कोई मात्रक नहीं होता, सिर्फ 4 हो जाएगा। समझ में आया बात नहीं? यानी जो वस्तु रहेगा वो 4 गुना आपको बड़ा दिखाई देगा, समझे कि नहीं? लिख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो क्या यह कार्य होगा? कार्य हमको निकालना है। तार में धारा बहता है 10 एम्पियर, धारा का सिंबल है I, और कितना बहता है तो 10 एम्पियर, कितना सेकेंड तक बहता है 10 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यदि तार का विभवांतर है 15 वोल्ट, यानी V है आपको 15 वोल्ट, तो कहता है किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो आप देखो W बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों V गुना I गुना T, V गुना I गुना T। V है विभवांतर, I है प्रवाहित धारा, T है समय, कितना समय तक प्रवाहित हुआ। अगर हम V को I से और I टोटल को हम गुना कर दे तो वो क्या गया कार्य निकल जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा आपको क्या बोलिए 15 गुना 10 गुना 10, 1500, और क्या निकाले हैं कार्य निकाले हैं, और कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, 1500 जूल बन गया। ये सूत्र याद रखना है आप लोग को, W बराबर होता है फॉर्मूला VIT, V है विभवांतर, I है प्रवाहित धारा, T है समय। लिख लीजिए इसको। देखो चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, इसमें 3 गो गेट हम दर्शाए हैं। पहला आपका नंबर में है ऐसा प्रकार का दिया हुआ है लॉजिक गेट, ये आपको दूसरा लॉजिक गेट है, और ये जो नीचे में है ये तीसरा लॉजिक गेट है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा इस टाइप का कि ये लॉजिक गेट क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एंड। ये लॉजिक गेट का नाम है एंड गेट। क्या नाम है इसका? एंड गेट। इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट, ठीक है, याद रखना है। ऐसे इस पर हम लोग वीडियो बना के देंगे कि एंड गेट कैसे काम करता है, और गेट कैसे काम करता है। ये गेट है आपको और गेट, क्या है? और गेट, ठीक है। ये है एंड गेट, ये है और गेट, और ये है आपको नोट गेट। नोट गेट, यहां पर 3 प्रकार का गेट दिया हुआ है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। समझ में आया बात? एंड गेट ये हुआ, और गेट ये हुआ, नॉट गेट ये हुआ। अब जैसे मान लो एंड गेट के आगे में अगर हम ये ऐसा टैप में लगा रहेगा तो वो बन जाएगा नैंड गेट। इस टाइप का अगर रहेगा आगे में, जैसे इसका मुंह फुलल है, ऐसे इसके आगे में मुंह फुला दीजिएगा, तो इसका मतलब है एंड के आगे में नोट लगा दिए। एंड के आगे में नोट लगाने में बन गया वो नैंड गेट। समझ में आया बात? अगर इसके आगे में भी हम यही काम कर दें तो ये बन जाएगा एन से हुआ नोट, नोर गेट हो गया। ये क्या बन गया? नोर गेट। ये तो नोट गेट है, ये है, समझे कि नहीं? तो अब देखिए ये अगर हटा दें तो बन गया एंड गेट, ये लगा दें तो बन गया नैंड गेट, ये हटा दें तो बन गया और गेट, ये लगा दें तो बन गया नॉट गेट। ये तो नोट गेट है ही, ठीक है। कोई परेशानी? आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे आप लोग को कभी कभी इस प्रकार का भी पूछता है
कि बोलिए एंड गेट का बूलियन व्यंजक, एंड गेट का बूलियन जो है गणितज्ञ का नाम था, उसी के अनुसार से एक्सप्रेशन हुआ तो वो कहलाता है बूलियन में। एंड गेट का बूलियन जो होता है वो होता है y बराबर a इंटू बी, एंड गेट के लिए y बराबर a इंटू बी। यही बात अगर हम और गेट के लिए पूछें, और गेट के लिए तो y बराबर a प्लस बी। समझ में आया बात? अगर यही बात अगर हम नैंड गेट के लिए पूछें तो इस पर हम लोग रेकरिंग चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर बता दें क्या नैंड के लिए क्या होगा, ऐसे देखो नैंड के लिए y इक्वल टू a डॉट बी पर रेकरिंग, इस प्रकार से होगा सिंबल, ठीक है। और नॉर के लिए क्या होगा, नॉर के लिए हो जाएगा आपको y इक्वल टू a प्लस बी पर इस प्रकार का सिंबल रहेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन है निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम, ए पर इस प्रकार का जो जीरो टाइप में लिखा है इसे हम एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, और एंगस्ट्रम मात्रक होता है तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य होगा, यानी हमको माध्यम में तरंग दैर्ध्य निकालना है। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, जो क्वेश्चन में दिया था न्यूमेरिकल्स बनाने में, सर्वप्रथम यह देखिए कि क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। तो निर्वात का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, यानी तरंग दैर्ध्य को डिनोट करते हैं लेमडा से। निर्वात है तो लेमडा जीरो, लेमडा जीरो का मान है 6000 एंगस्ट्रम, लेमडा जीरो का मान है 6000 एंगस्ट्रम। अपवर्तनांक डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू का मान है 1.5, और हमको निकालना है माध्यम का तरंग दैर्ध्य, तो लेमडा निकालना है, लेकिन एम का, लेमडा एम मतलब एम फॉर मीडियम, मीडियम का हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। लेमडा एम बराबर व्हाट। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि चूंकि म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला आता है निर्वात में तरंग दैर्ध्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसे हम सी कहते हैं, बटे किसी माध्यम में प्रकाश चाल जिसे भी एम लिखते हैं, या निर्वात में तरंग दैर्ध्य बटे में किसी माध्यम में तरंग दैर्ध्य। ये सूत्र होता है, दिमाग में रखिएगा तो बस फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, और दिमाग में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपको फोड़ देगा। म्यू बराबर सी बटे भी एम, सी हुआ निर्वात में, या इसको भी जीरो भी लिख सकते हो, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, अब बराबर निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बटे किसी माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब देखिए कैसे गर्दा उड़ जाएगा इससे। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, देखिए हमको निकालना है लेमडा एम, मीडियम में क्या होगा तरंग दैर्ध्य, तो लेमडा एम बराबर क्या होगा दोस्तों, तो ये इधर जाएगा, म्यू इधर आएगा, तो क्या लिखेंगे लेमडा जीरो अब बटे में म्यू। लेमडा जीरो का मान निर्वात का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, कितना है तो 6000 एंगस्ट्रम, अब बटे अपवर्तनांक आपको 1.5। समझ में आया बात? दशमलव उड़ाइए ऊपर चल जाएगा 10 हो गया। अब इसको काटिए तो 15 चौके 60 अपर 2 गो 0, यानी लेमडा एम बराबर 400 को 10 से गुना कीजिए, 4000 एंगस्ट्रम आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, 4000 एंगस्ट्रम इसका हुआ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।